नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके 12th बायोलॉजी का 8वां वीडियो, जो कि आपका है इन्वायरमेंटल इश्यूज यानी पर्यावरणीय मुद्दे, जो कि आपके 12th बायोलॉजी का 16वां अध्याय है। यानी कि इससे पहले हम लोग 7 वीडियो आपको दे चुके हैं। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं आपका 8वां वीडियो पर्यावरण का। बहुत सारे बच्चे कल पूछ रहे थे कि सर कितना दिन और ये क्लास चलेगा, तो उसके लिए हम बता दें कि अभी हम लोगों का चल रहा है जल प्रदूषण। इसके बाद अभी आपका ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, मुख्य रूप से 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट हमको लगता है कि कम से कम 5 या 6 वीडियो आपका और बनेगा, तब जाकर के आपका 16वां अध्याय जो वो समाप्त होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जल प्रदूषण का प्रभाव। क्या है? जल प्रदूषण का प्रभाव। देखिए, जैसे जब भी किसी भी चीज़ को आप प्रदूषित करते हैं, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, तो उसका नकारात्मक प्रभाव संपूर्ण सजीव जगत पे भी पड़ता है। तो इसी प्रकार अगर आप जल को प्रदूषित करेंगे तो निश्चित रूप से इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो हमारे समाज पे पड़ेगा, हमारे सजीव जगत पे पड़ेगा। तो क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि अगर जल को आप प्रदूषित करते हैं तो आपको लगता है कि सिर्फ इससे नदियाँ प्रभावित हो रही है या फिर इससे तालाब प्रभावित हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। नदी और तालाब के माध्यम से ये हमारे भूमिगत जल में भी चला जाता है। पता है ना, आपको पता होगा कि बारिश का पानी का लगभग 16% और शेष जो भूमिगत जल है वो नदी या तालाब के पानी को इरिस करके ज़मीन के अंदर जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पृथ्वी के सतह पर जल को प्रदूषित करते हैं, नदियों के पानी को प्रदूषित करते हैं, तालाब के पानी को प्रदूषित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भूमिगत में भी कन्वर्ट होगा, ज़मीन के अंदर रिस करके जाएगा। और जब ये ज़मीन के अंदर रिस करके जाएगा और इस प्रदूषित पानी को फिर हम लोग क्या करते हैं, चापाकल के माध्यम से या फिर मोटर्स के माध्यम से बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल करके उसको हम लोग पीते हैं। तो जब भी हम लोग इसको पिएंगे तो प्रदूषित जल अगर हमारे शरीर के भीतर जाएगा तो मनुष्य में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलेगी। अगर और भी किसी भी जीव जंतु इसके संपर्क में आएगा, निश्चित रूप से उसको भी हानि का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कि अगर आप जल को प्रदूषित करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव मानव पर तो पड़ेगा ही, मानव के साथ साथ जितने भी सजीव जगत के प्राणी हैं उस पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो यही हमारा क्या है, जल प्रदूषण का प्रभाव। तो इस टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट्स कर लीजिए, और जब तक कि आप स्क्रीनशॉट्स करते होंगे मैं आपको एक बार सुना देता हूं कि हमने इसमें क्या क्या लिखा है। देखिए, हमने आपको क्या लिखा है, जल प्रदूषण का प्रभाव क्या है कि तालाब एवं नदियों का जल ही प्रदूषित नहीं होता है, बल्कि भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण जलीय जीवों के जीवन को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ इसके सेवन से मनुष्य में भी अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। क्या और क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं ध्यान से। अब देखिए, आप क्या है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित कैसे करना है। नियंत्रित माने क्या कि अगर पानी प्रदूषित हो रहा है, जैसे वायु प्रदूषण के लिए भी हमने कई प्रकार के उपाय आपको बताए थे, इसी प्रकार अगर जल प्रदूषित हो रहा है इसको स्वच्छ कैसे किया जा सकता है। हालांकि हम लोग के देश में आपको पता है कि फैक्ट्री वाले डायरेक्ट पानी को गंदा करते हैं अपने उपयोग के लिए, और गंदे पानी को बिना शुद्ध किए हुए नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन विश्व में अभी भी कई ऐसे देश हैं जहां पर पहले अगर फैक्ट्री पानी को गंदा किया तो फैक्ट्री को डेडलाइन दी जाती है कि सबसे पहले आप पानी को स्वच्छ कीजिए, और जब पानी स्वच्छ हो जाता है तभी जा कर के उसको फिर से नदियों में प्रवाहित की जाती है। तो इसके लिए क्या है कि आप 3 प्रकार का प्रोसेस कर सकते हैं जिसके माध्यम से हमारा जल जो है वो शुद्ध हो सकता है। तो क्या क्या प्रोसेस करना आपको, जैसे आपको पता है कि सर्वप्रथम प्रदूषित जल को बहित मलजल संयंत्र में ले जाया जाता है, जिससे औद्योगिक एवं नगरीय अपशिष्ट जल को प्रवाही संयंत्र द्वारा उपचारित करके जलाशय में इसको प्रभावित कर दिया जाता है।
यानी मान लो कि पानी पूरा गंदा है, इतना गंदा है कि आपके मान लो नाली का पानी है, क्या जी, नाली में कहाँ कहाँ से, बाथरूम से पानी आएगा और किचन से पानी आएगा और भी कई जगह गंदे स्थान से पानी आता है। इसका मतलब 100% अशुद्ध जल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस अशुद्ध जल को भी शुद्ध करके नदी में गिराया जाए, तो इसको लेकर के 3 प्रकार से उपचार किए जा सकते हैं। कौन कौन सा उपचार किया जा सकता है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग एक एक करके सभी उपचार को जानते हैं कि कौन कौन से उपचार जो है इसमें किए जा सकते हैं। हमारा जो पहला जो उपचार होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपचार। क्या बोलते हैं जी, प्राथमिक उपचार। सबसे पहले तो प्राथमिक उपचार ही होगा। जैसे हम लोग को भी अगर चोट वगैरह लग जाता है तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार ही होता है। तो पानी का भी सबसे पहले क्या होगा, प्राथमिक उपचार होगा। तो प्राथमिक उपचार में क्या करना, तो सबसे पहले यह जल में निलंबित पदार्थ को भौतिक अथवा रासायनिक विधि द्वारा निकालने की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि पानी बहुत कचरा, तो सबसे पहले उसमें से कचरा को निकालेंगे। जैसे प्लास्टिक का बोतल फेंक दिया है, कूड़ा करकट, जो कि आसानी से अगर आप छान करके भी निकाल सकते। जैसे कि नाली के पानी को आप देखे हुए कहीं ना कहीं, पटना वगैरह आप जाइएगा ना, तो नाली में लगेगा कि अंदर से पानी बह रहा है, ऊपर से पूरा जाम है, प्लास्टिक फेंका गया है, कोई मवेशी करके मर गया है। मतलब जितना भी शहर में कचरा है उसका 50% कचरा नाली में डाल दिया जाता है। तो ऊपर से तो मोटे कचरे से भी नाली भरा पड़ा है। तो सबसे पहले उसमें जो मोटा कचरा है उसको निकालना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक उपचार। इसके लिए आपको 2 विधि का उपयोग करना है, या तो यांत्रिक विधि या फिर भौतिक विधि। तो मोटा कचरा निकल गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका द्वितीयक उपचार। क्या करेंगे, द्वितीयक उपचार। तो द्वितीयक उपचार में क्या करना है, प्राथमिक उपचारित किए गए जल अब ऑक्सीजन एवं वायुवीय सूक्ष्म जीव के संपर्क में लाया जाता है। ये कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके हानिकारक CO2 और H2O में तोड़ देता है। CO2 व H2O में तोड़ देता है। देखिए क्या करना है, प्राथमिक उपचार में आप क्या सीखा कि जो भी मोटा कचरा है, जैसे प्लास्टिक है या पॉलीथीन है या फिर थर्मोकॉल्स है या किसी मृत जीव का शरीर है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो मोटा कचरा है जिसको आसानी से आपने पानी से निकाल लिया। अब क्या है, अब ये लिक्विड फॉर्म में बचेगा, लेकिन पानी का कलर होगा ब्लैक, अभी भी गंदा है, बस खाली आपने मोटा कचरा निकाल दिया प्राथमिक उपचार में। तो द्वितीयक उपचार में क्या करना है, तो द्वितीयक उपचार में क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, ऑक्सीजन और वायवीय सूक्ष्म जीव के संपर्क में लाना। आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो ऑलरेडी बहुत सारा सूक्ष्म जीव है और इस गंदे पानी को सूक्ष्म जीव में ला करके क्या फ़ायदा। तो बहुत सारे आपको सुने हैं ना कि लोहा ही लोहा को काटता है, क्या जी। अब मान लो कि क्लास में जो सबसे बेसी थेथर है, कभी कभी उसी को मॉनिटर बना दो, देखो क्लास शांत हो जाता है कि नहीं है। तो आपके नाला के पानी में बहुत सारा बैक्टीरिया है। अब उस बैक्टीरिया को मारने के लिए और भी उसको बैक्टीरिया से मिलाया जाता है ताकि दोनों बैक्टीरिया आपस में लड़ ले और लड़ करके हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो ऐसा होता है। आपको पता है कि नाली के पानी में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया तब ना ब्लैक है। अब उस नाली के पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करना है, उसको सूक्ष्म जीव के संपर्क में लाना है, समझे ना। और उसको पता है कि जब भी नाली का पानी होगा तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगा, क्या जी। तो उसको उसमें ऑक्सीजन भी मिलाना है और उसको सूक्ष्म जीव के संपर्क में लाना है। जब इसको आप ऑक्सीजन मिलाते हो और इसको सूक्ष्म जीव के संपर्क में लाते हैं तो पानी में, चूँकि पानी शुद्ध पानी का क्या फार्मूला आता है, H2O, मतलब इसमें ऑक्सीजन होना चाहिए। और नाली के पानी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कम जाता है। तो अगर आप नाली के पानी को द्वितीयक उपचार के अंतर्गत शुद्ध कर रहे हैं तो आपको 2 काम करना होगा। तो पहला ऑक्सीजन के संपर्क में लाइए और दूसरा क्या करना है रे कि इसमें सूक्ष्म जीव को मिलाइए। और दोनों चीज़ को मिलाने के बाद अब ये कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करके, मतलब नाली में जो गंदा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, ये सूक्ष्म जीव क्या करता है, उसको अपघटित करता है। और इसको अपघटन करके इसको या तो CO2 में कन्वर्ट कर देता है या फिर इसको H2O में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें जीवाणुओं के मारने के लिए पुनः क्लोरीकरण किया जाता है। आपने तो ज़बरदस्त पहले से बैक्टीरिया था और ऊपर से बैक्टीरिया मिलाया तो कहीं ना कहीं पानी में बहुत अधिक बैक्टीरिया रहेगा। तो अंतिम चरण में क्या करते हैं, इस पानी को
क्लोरीकरण किया जाता है। क्लोरीकरण मतलब क्या, बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ उसमें पाउडर मिलाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और अंततः इसमें क्या होता है जी, बैक्टीरिया मर जाता है। यहाँ तक तो दूसरा उपचार हो गया। अभी भी इसका पानी आप पी नहीं सकते। क्या बोले? हाँ मरेगा अभी, लेकिन नहीं, ये तो द्वितीयक उपचार हुआ। अभी तक हमने 2 ही उपचार किया, 3 उपचार करेंगे तब जाकर के पानी शुद्ध हो सकता है, लेकिन 100% शुद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए आप प्योरीफायर लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको इतना शुद्ध हो जाएगा कि आप आराम से इसको नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। नदी का पानी जितना शुद्ध है उतना ये शुद्ध हो जाएगा 3 उपचार के बाद। तो 2 उपचार आपने समझ गया। पहला उपचार में क्या किया कि जितना भी मोटा कचरा था पानी में उसको रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा हटा दिया। दूसरे में क्या किया? दूसरे में क्या किया कि जो भी अब सिर्फ पानी बचा और उस पानी में बहुत सारा बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से लड़ने के लिए कुछ बैक्टीरिया मिला दिए, ताकि दोनों बैक्टीरिया आपस में लड़ करके पानी में बैक्टीरिया की मात्रा कम हो सके। इसके बाद पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम गई थी, तो उसमें ऑक्सीजन को, उस ऑक्सीजन की टंकी से पानी को गुजारा गया ताकि पानी में ऑक्सीजन भी मिल सके। इसके बाद फिर इसमें क्लोरीकरण किया गया ताकि जो भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाए। तो यहाँ तक करके आप लोग पानी को कुछ बहुत हद तक शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को तीसरा उपचार करना पड़ता है। जब तक इसके में तीसरा उपचार नहीं करेंगे तब तक हमारा पानी शुद्ध नहीं होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट्स कर लीजिए और हम बताते हैं आपको कि तीसरा उपचार हम लोग क्या करेंगे। देखिए, ये पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे अंतिम और तीसरा उपाय है। इसमें क्या करना है? इसमें नाइट्रेट एवं फास्फेट लवण अवक्षेपण तकनीक द्वारा अलग कर दिए जाते हैं। और सबसे लास्ट में, चूँकि पानी में जब तक आपको नाइट्रेट रहेगा और फास्फेट रहेगा, फास्फेट के लवण रहेंगे, तब तक पानी आपका पीने योग्य नहीं बनेगा। अभी भी पानी खतरनाक है। तो तीसरे विधि में हम लोग को क्या करना है, जो सबसे अंतिम ट्रीटमेंट है, जिसको हम लोग तीसरा उपचार कह सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, पानी में जो नाइट्रेट है और पानी में जो फास्फेट लवण है, इसको हम लोग पानी से निकालने का काम करना है। इसके लिए, और जब इसको निकाल दिया जाता है तो ये जल काफ़ी हद तक अब क्या हो गया, शुद्ध हो जाता है। जल के बचत के लिए, अब यहाँ तक तो पानी शुद्ध हो गया, अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप पानी पी सकते हैं, लेकिन अब पानी इतना शुद्ध हो गया कि आप इसको आराम से नदियों में प्रवाहित कर दीजिए। और ये जिस तरह से हमारा भूमिगत जल है, जिस तरह से हमारा नदी का जल है, जिस तरह से हमारी प्रकृति में जल रहती है, उस योग्य ये हो जाएगा। क्योंकि आपने इसमें से बहुत कुछ निकाल दिया, मोटा कचरा निकाल दिया, इसमें ऑक्सीजन को मिला दिया, इसका क्लोरीकरण कर दिया, इसमें जो कार्बनिक पदार्थ थे उसको आपने निकाल दिया, इसमें से आप नाइट्राइट और फास्फेट लवण को भी निकाल दिया। तो इसका मतलब है कि पानी अब बहुत हद तक, लगभग 99% तक शुद्ध हो जाता है, समझे ना। अब इसके बाद और भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे जल को आप लोग को शुद्ध करना है। यहाँ तक तो हो गया तीनों उपाय। और भी कुछ हमारे हैं जो कि आप करके जो है ना जल प्रदूषण को ख़त्म कर सकते हैं या जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं? जल के बचत के लिए मानव मलमूत्र का निपटारण शुष्क प्रसाधन कंपोस्टिंग द्वारा किया जाना चाहिए। एक प्रकार का मशीन है, जैसे कि जितना भी जगह पर आपको टॉयलेट रहता है लगा हुआ, तो उसके लिए जो एक बाथरूम होता है, उस बाथरूम में अब एक नया सिस्टम आ गया जिसका नाम है शुष्क प्रसाधन कंपोस्टिंग। एक प्रकार का क्या तकनीक है। अगर सभी बाथरूम में ये लगा दिया जाए, इससे क्या होगा, यह एक स्वच्छ कम लागत वाला एवं व्यवहारिक तरीका है। कंपोस्ट विधि के मानक मलमूत्र का पुनः चक्रण कर इससे प्राकृतिक उर्वरक के रूप में तैयार किया जा सकता है, और इसका उपयोग रासायनिक खाद की आवश्यकताओं को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि मानव के मलमूत्र में बहुत ज़्यादा यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिया। और आपको पता होगा ना कि खेत में हम लोग क्या करते हैं, फसल को, पैदावार को बढ़ाने के लिए यूरिया डालते हैं। अगर हम, यूरिया क्या है, एक प्रकार का रासायनिक खाद है, आपको पता ही होगा, जिसको खरीदने में रुपया भी लग जाता है, साथ ही साथ रासायनिक मतलब हानिकारक, रासायनिक मतलब हानिकारक है, जैविक माने लाभदायक।
तो आप क्या कर सकते हो, जितना भी टॉयलेट है उसमें आप एक यंत्र लगा दीजिए। उस यंत्र का नाम क्या है, शुष्क प्रसाधन कंपोस्टिंग। और ये अगर आप लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, सीधे आपको जैविक खाद बना करके देगा। इससे क्या होगा, जल प्रदूषण भी कमेगा, साथ ही साथ आप जो रासायनिक खादों पर जो निर्भर रहते हैं तो आप रासायनिक खाद से भी अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। आपको मतलब इस प्रकार से यूरिया मिल जाएगा, कहीं ना कहीं फसल उत्पादन में इसका भूमिका होता है। तो इससे दो लाभ है, एक तो खेतों में उर्वरा क्षमता भी बढ़ा, दूसरा क्या है कि जल प्रदूषण भी कम हो गया। तो इस चीज़ों पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इसको समझ गए। हाँ, इस स्लाइड को समझने के बाद बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करेंगे कि सर ये कैसा होता है, इस पर एक अलग से वीडियो बना दीजिए। तो ये वाला जो टॉपिक है इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें हम आपको बता देंगे कि आप जो हम लोग का टॉयलेट में अगर ये तकनीक लगता है तो हम लोग तो जल प्रदूषण को तो रोकेंगे ही, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं वो भी हम बच जाएंगे, और खेत की जो उर्वरता क्षमता है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसके लेकर हम एक वीडियो आपको अलग से बना देंगे कि ये किस प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी अगर इसको विस्तार से बताएंगे तो कहीं ना कहीं फिर अभी 10-12 होगा और 2-4 वीडियो बढ़ेगा। चलिए इसको स्क्रीन शॉट्स कर लीजिए सब। तो और जब भी हम हटें तो आपका पहला काम है इसको स्क्रीन शॉट्स कर लिया कीजिए। कभी कभी हम नहीं बोलते हैं तो आपका काम है इसको कर लेना। तो यहाँ तक हम लोगों का जो था वो है। अब हम लोग का टॉपिक ही चेंज हो जाता है, यानी जो हमारा जल प्रदूषण था वो ख़त्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे एक ठोस अवशिष्ट की। किसकी बात करेंगे, ठोस अवशिष्ट की। ठोस अवशिष्ट क्या है, ठोस अवशिष्ट में वे सभी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है जिसे हम लोग कूड़ा करकट कहते हैं ना। जैसे अभी आप लोग क्लास में कुरकुरे का पैकेट फाड़ के छोड़ देते हैं, पानी 20 रुपया वाला खरीदे, पानी ख़त्म, बोतल को फेंक देते हैं, क्या जी। या फिर कहीं चलते चलते जलेबी खा लिए, जिस प्लेट में खा उसको फेंक दिए। घर में रोज़ सब्जियां का छिलका हो गया, फल का छिलका हो गया, या मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कोई सामान मंगा लिए। आपको पता है ना, जितना का सामान नहीं रहता उससे 3 गुना ज़्यादा उसका पैकेजिंग रहता है। सामान आप रख लेते हैं, बाकी पैकेजिंग को उठा करके फेंक देते हैं। तो ये जो आपके आसपास में जो चीज़ें हैं जो कि आपके उपयोग की चीज़ें नहीं हैं, जिसको आप कूड़ा करकट कहते हो, इसी को बोलते हैं ठोस अवशिष्ट। क्या बोलते हैं, ठोस अवशिष्ट। हालांकि अब तो पहले नगर पालिका या नगर निगम में या नगर परिषद में ये व्यवस्था था कि रोज़ कर्मचारी आएगा और इस ठोस अवशिष्ट पदार्थ को लेकर के जाएगा, लेकिन आजकल अब पंचायती राज व्यवस्था में भी दे दिया है कि वो ठेला दे दिया कि जो वो भी कचरा ले जाता है। चूँकि आबादी अब बढ़ा है, बहुत जगह तो घोटाला होता है, तो शहर में भी गंदा रहता है, गांव में तो गंदा रहना ही है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि जितना भी हमारे आसपास में पाए जाने वाले अवांछनीय पदार्थ जिसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, समझे ना, उपयोग के बाहर की चीज़ें हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कूड़ा करकट। और यही कूड़ा करकट हमारा क्या है, ठोस अवशिष्ट है। जब नगर पालिका द्वारा यह एकत्रित किया जाता है तो इसे नगर पालिका के अवशिष्ट कहते हैं। क्या रे, अभी आप देखते हैं ना कि सब जगह कोचिंग के आगे में देखिए डब्बा लगा हुआ है नगर पालिका का, और वो क्या करता है, देखता है कि दोनों ट्रैक्टर आता है सुबह सुबह, ट्रक पर लादा ले गया और ले जा करके इसको क्या कहे, NH के उधर आप देखे होंगे ना, NH के बगल में उसको पलट देता है। तो वहाँ पर जब ये रहता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं ठोस अवशिष्ट कचरा। क्या बोलते हैं, ठोस अवशिष्ट कचरा। तो ये भी हमारे लिए एक प्रदूषण है ना। ये आप कभी भी आप जाइए उस NH के बगल से, आपको नाक बंद करके जाना पड़ेगा। आप ज़रा सोचिए कि उसके अगल बगल में जिसका घर होगा उसका क्या हाल होगा, समझिए ना। और घर तो छोड़िए, अब सबसे ज़्यादा लोग उसी होकर के जाते हैं। जो अब खगड़िया का वो मेन पॉइंट है, आप जब भी खगड़िया में इंटर कीजिएगा तो कचरा दिखेगा, मतलब चीख चीख करके कचरा स्वागत करता है, खगड़िया में आपका स्वागत है, हम हैं यहाँ पे, ये नगर परिषद है, समझिए ना। तो कहीं ना कहीं ये सभी समस्या आपको दिखती है, ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रदूषण है। क्या है, एक प्रकार का प्रदूषण है। चलिए इस स्लाइड को भी आप लोग नोट कर लें। अब जो ठोस अवशिष्ट है इसका भी हम लोग वर्गीकरण करते हैं, कितने भागों में, 3 भागों में।
और उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक होगा आपको पहले से भी समझ में आया होगा। जो मोटा कचरा है, जो ठोस कचरा है, जैसे मान लो कि हमारे पास में ये पेन है, वैसे तो ये चलेगा जब तक टूटेगा नहीं। मान लो ये घड़ी है, इसका अब ये छल्ला टूट गया या घड़ी चलना बंद हो गया, तो हम क्या करेंगे? इसको पहन के तो घूमेंगे नहीं, इसको क्या अपने हाथ से निकाल कर फेंक देते हैं। इसके बाद ये क्या हो जाता है? कूड़ा करकट हो जाता है। तो यही कूड़ा करकट जो है कि इसके कितने भाग? 3 भाग। यानी जितना भी ठोस कचरा है उसको आप 3 भाग में बांट सकते हो। जैसे मान लीजिए कुछ कचरा ऐसा होगा जो कि आपके घर से बाहर निकला, महीना 2 महीना में ऑटोमेटिक विघटित होकर के मिट्टी में मिल जाएगा, प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ कचरा ऐसा होगा जो प्रकृति में हजारों वर्ष तक बना रह जाएगा और प्रकृति उसको विघटित ही नहीं कर पाएगी। और कुछ कचरे ऐसे होंगे कि जिसको अगर आप चाहें तो ठोस कचरों में से निकाल करके फिर से मानव उपयोगी उससे वस्तुएं बना सकते हैं, समझे ना। तो इस आधार पे हम लोग ठोस कचरे को कितने भाग में बांटते हैं जी? 3 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? जैव निम्नीकरण अवशिष्ट। क्या है जी? जैव निम्नीकरण अवशिष्ट। दूसरा है जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट। और तीसरा है पुनः चक्रणीय अवशिष्ट। तो आपको यहाँ नाम से ही पता चलता है, उधर स्लाइड में बड़ा बड़ा वही चीज़ लिखा रहेगा, समझे ना। जैव का मतलब क्या हुआ कि पहले भी बताया कि जो प्रकृति में जल्दी विघटित हो जाए, ज़्यादा पर्यावरण को इससे नुकसान ना हो। और जैव अनिम्नी मतलब क्या? प्रकृति में लंबे समय तक बना रह जाए, इसको ख़त्म कर पाना बड़ा मुश्किल हो। और पुनः चक्रणीय का मतलब क्या? बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप रिसाइकलिंग करके इससे उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारे घर में ये जो घड़ी है लोहा का होगा, अब इसको तो कचरा मगर फेंक दिया, लेकिन इसको चुन करके फिर से इसको गला करके और फिर से दूसरा जो है इससे, या अगर स्टील है तो स्टील या लोहा है तो लोहा, जो भी है इससे पुनः जो है मानव उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पुनः चक्रीय अवशिष्ट। तो कुल मिलाकर के जितने भी मोटा कचरा है, जितना भी ठोस कचरा है, उसको हम लोग कितने भाग में बांटते हैं जी? 3 भागों में उसको हम लोग बांटते हैं। चलिए एक एक करके इसको अध्ययन कर लेते हैं। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। चलिए पहला हम लोगों का जो आता है वो होता है जैव निम्नीकरण अवशिष्ट। देखिए जो बातें मैंने आपको पहले बताया है वही यहाँ पर हूबहू लिखा हुआ है। एक बार हम स्लाइड के अनुसार आपको समझा दे रहे हैं। कह रहा वैसे अवांछनीय पदार्थ जिनका जैविक निम्नीकरण या अपघटन जीवाणुओं द्वारा होता हो उसे हम लोग बोलेंगे जैव निम्नीकरण अवशिष्ट ठोस कचरा या पदार्थ। इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? जंतुओं के मलमूत्र आ सकते हैं, बहित मलजल आ सकता है, कृषि द्वारा अवशिष्ट पदार्थ आ सकता है, पेड़ पौधे या फिर किसी भी जीव या जंतु का मृत शरीर आ सकता है, कागज आ सकता है, कपास आ सकता है, या फिर बहुत सारे जो कपड़े हैं जो कपास वगैरह के बनते हैं वो सभी आ सकते हैं, समझे ना। तो ये सभी जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या बताया था कि वैसा ठोस अवशिष्ट पदार्थ यानी वैसा ठोस कचरा जिसको कि आपने घर में यूज किया और यूज करने के बाद उसको आपने फेंक दिया और उसको नगर पालिका वाला लेकर के जा कर के जहाँ बड़ा सा कूड़ा स्थान बनाए वहाँ जमा कर दे। लेकिन महीने 2 महीने में ये कचरा जब सूक्ष्म जीव के प्रभाव में आवे तो ऑटोमेटिक यह कचरा क्या हो जाए? धीरे धीरे नष्ट हो जाए। इस प्रकार के ठोस कचरे को हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ। जैसे मान लो कि आपने फल का छिलका फेंक दिया, सब्जी का छिलका फेंक दिया, या घर में जो खाना बच गया, आटा चावल दाल गेहूँ जो भी है ये सब मीट मछली ये सब बच गया, या साग सब्जी, आप इसको कचरा के रूप में फेंक दिया तो ये कचरा ज़्यादा दिन तक प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसमें क्या होगा? जो ही सूक्ष्म जीव की वृद्धि होगी धीरे धीरे इस कचरा का क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। और जब इस कचरा का अपघटन हो जाएगा तो ये प्रकृति में नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि ये प्रकृति में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व भी उत्पन्न कर सकते हैं जिससे फसल पैदावार भी बढ़ सकती है। तो इस प्रकार के जो कचरा है इसको हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ। इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? आपके घरों में पाए जाने वाले फलों एवं सब्जियों के छिलके, आपके घर में पाए जाने वाले जितने भी फूड प्रोडक्ट वाला चीज़ है वो सभी आ सकता है।
कोई पेड़ पौधा मर गया तो उसका शरीर आ सकता है, कोई जीव जंतु मर गया उसका शरीर आ सकता है, मानव के मलमूत्र आ सकते हैं। ये सभी वे अवशिष्ट पदार्थ हैं जो प्रकृति में कुछ ही दिनों के बाद में बैक्टीरिया के द्वारा इसका विघटन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो कचरा है इसको हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ। तो ये हमारा पहला हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि अपघटन करता इन अवशिष्ट पदार्थों का निम्नीकरण कर इसे आवश्यक तत्वों में पुनः पर्यावरण को स्थापित कर देते हैं। आपको पता ही होगा कि जैसे जब भी कोई जीव का शरीर विघटन होता है तो फिर से सूक्ष्म जीव क्या करता है, इसको या तो मिट्टी में मिला देता है या फिर विभिन्न प्रकार के गैस के रूप में इसको हमारे एटमॉस्फेयर में यानी हमारे वातावरण में मिला देता है। यानी जितने भी जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं उनका कहीं ना कहीं पर्यावरण में क्या हो जाता है, पंचतंत्र में विलीन हो जाता है। इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। कुछ समय के लिए पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं लेकिन ये अपघटन करता क्या करता है, इसको पुनः पर्यावरण में मिला देता है, जिससे हमारे पर्यावरण में ये प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो ये हमारा पहला था जिसको हमने नाम दिया था जैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ। तो चलिए आप इसको नोट कर लें और हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा है, आपको पता है दूसरा कौन सा है जी, जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ। क्या है जी, जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ। देखिए यहाँ पर क्या लगा है अ, बाकी सब वही है। क्या लगा है अ माने उल्टा हो गया। जैव में हमने बोला क्या, वे कचरा जो कुछ ही समय के बाद नष्ट हो जाए, प्रकृति में मिल जाए, पर्यावरण में मिल जाए, प्रकृति को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। और यहाँ पर अ लगा करके इसका जस्ट उल्टा हो गया। उल्टा माने क्या कि वैसा अवांछनीय पदार्थ जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा ये प्रकृति में नष्ट नहीं हो पाता। जैसे मेरे हाथ में ये क्या है, ये एक प्लास्टिक और लोहा का टुकड़ा है मान लो। अब इसको हमने कचरा के रूप में फेंक दिया, क्या इसको सूक्ष्म जीव विघटित करके मिट्टी में मिला देगा? नहीं मिलाएगा। बेसिस में जंग लग जाएगा, इसका वजन बढ़ सकता है या घट सकता है, लेकिन ये 100% विघटित होकर मिट्टी में नहीं मिलेगा। ये घर ही है, अगर मिलेगा भी तो हजारों सालों लग जाएगा। क्या जी, हजारों साल लग जाएगा, तत्काल रूप से यह पर्यावरण में विघटित नहीं होगा। तो यहाँ क्या कहा, वैसे अवांछनीय पदार्थ जिनका जैविक अपघटन नहीं होता, यानी सूक्ष्म जीव के द्वारा इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, तथा जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखता है, अर्थात प्राकृतिक विधि द्वारा भी ये नष्ट नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ कहलाता। आपको पता है। अब इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है, जैसे आप खेत में डाल देते हैं BSC पाउडर, जिसको पीरकनाशी कहते हैं, वो हजारों वर्षों तक आपको लगता है क्या कि ख़त्म हो गया, उजला वाला पाउडर ख़त्म नहीं हुआ। वो वर्षा हुआ, पानी में बह कर के नदी में चला गया, नदी के तल में बैठा हुआ है, यानी या फिर तेज़ हवा आया, ऊपर से दूसरा मिट्टी आ गया और मिट्टी के नीचे चला गया। लेकिन हजारों वर्ष तक वो जो आप देखते होंगे ना BSC पाउडर होता है ना जी, मक्का में छिड़ते हैं ना, वो सब बना रहा था खेतों में, आपको पता नहीं चलता लेकिन लंबे समय तक वो बना रहा था। वर्षा खूब हो गया, पानी के रूप में भूमिगत में चला गया, फिर वो चापाकल के माध्यम से हम लोग के शरीर में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाता है। ये सभी क्या है, DDT हो गया, जैसे किसी क्षेत्र में ज़्यादा गंदगी हो गया, या आप देखते होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी को नगर परिषद के द्वारा रोड पर भी छिड़ता है ना जी DDT पाउडर। इसका काम होता है कि बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करना, लेकिन ये तो तत्काल रूप से जहाँ छिड़का जाए वहाँ तो बैक्टीरिया के प्रभाव को कम कर देता है, लेकिन ये हमारे प्रकृति में जल्दी नष्ट नहीं होता है, जिसके कारण ये लंबे समय तक हमारे प्रकृति में बना रहता है। और इतना अधिक समय तक बने रहने के कारण ये हमारे प्रकृति को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी खतरनाक है। इसके अंतर्गत शीशा भी आता है, आर्सेनिक भी आता है, एल्युमिनियम भी आता है, रेडियोधर्मी पदार्थ भी आता है। समझे। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइक्लोरोइथेन, एक प्रकार का पाउडर है जो कि कीटनाशक मतलब बैक्टीरिया वगैरह को मारने वाला ये पाउडर सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये फ्री में मिलता है, आप जाकर के ले सकते हैं, बस पुर्जा कटा करके। हमारे क्षेत्र में गंदगी काफ़ी अधिक है। तो आपने ये दूसरा स्लाइड समझ में आ गया होगा। जैव अनिम्नीकरण मतलब क्या, वैसा मोटा कचरा
या वैसा अवशिष्ट पदार्थ जो प्रकृति में लंबे समय तक बने रहे, प्रकृति के द्वारा स्वतः ये नष्ट ना होता हो, उसे हम लोग अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पीरकनाशी आता है, डीडीटी आता है, सीसा आता है, आर्सेनिक आता है, एल्युमिनियम आता है और रेडियोधर्मी पदार्थ आता है। तो चलिए इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और आज हमारा अंतिम जो आज का टॉपिक होगा वो हम लोग लेकर आ रहे हैं, और उसका तीसरा क्या नाम है जी? पुनर्चक्रणीय अवशिष्ट पदार्थ। देखो, पुनर्चक्रणीय अवशिष्ट पदार्थ में मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ ऐसे अवशिष्ट पदार्थ हैं जिसका कि प्रकृति के द्वारा अगर कचरा में इसको छोड़ दोगे तो लंबे समय तक ये नष्ट होगा ही नहीं और हमारे प्रकृति में ये नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर इसको आप इकट्ठा करके फिर से अगर इसको उपयोग में ले आते हो तो ये मानव उपयोगी वस्तुएं बन सकती हैं। आप देखे होंगे कि जैसे प्लास्टिक है, आप फेंक दिए पानी पी करके, बहुत सारे आप लोग को देखते होंगे बोरा में सब प्लास्टिक को चुनता है। बहुत के दिमाग में ये होता होगा कि यही पानी भर के फिर हम लोग को पिला ना दे। ऐसा नहीं है। वो जो आप पानी पीते हैं, समझे ना? हाँ, कभी कभी ये होता है कि जैसे आप ट्रेन वगैरह में जो पानी मिलता है वो पैक करके थोड़ा थोड़ा मोमबत्ती लगा करके आपको बेच देता है। लेकिन मैक्सिमम 95% लोग अब होशियार है, उसको पता है कि सील पैक होना चाहिए और लोकल ब्रांड का पानी नहीं खरीदता। तो अब क्या करता है, वो जो आपको कचरा वाला ये सब प्लास्टिक जो बिन करके ले जाता है इसको बेच देता है कंपनी में। कंपनी वाला फिर क्या करता है, उसको गला करके फिर से प्लास्टिक बना करके फिर से उसका एक नया बोतल बनाता है, समझे ना? और उस बोतल में फिर से अपना कंपनी का लेबल लगा करके उसको मार्केट में बेचता है। तो कुछ ऐसे भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे प्रकृति में नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या करना है, इसको चुन लीजिए और इसको चुन करके फिर से इसको मानव उपयोगी वस्तुएं बना लीजिए। जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे शीशा हो गया, जैसे लोहा, टीना, एल्युमिनियम जो भी हैं, इन सभी चीज़ों को फिर से रिसाइकिल करके मानव उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती है। इसी को यहाँ पर लिखा गया। देखिए, वैसे अवशिष्ट पदार्थ जिनका पुनः रिसाइकलिंग द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सकता हो उसे हम लोग बोलते हैं पुनः चक्रणीय अवशिष्ट पदार्थ। वही बात है, जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ें हैं वो आप खराब हो गया, एक बार यूज कर लिए, दोबारा यूज के लिए नहीं है, तो उसको फिर से औद्योगिक स्तर पर ले जा करके फिर से उपयोगी वस्तुएं बना लेना और मानव जीवन में उसका उपयोग कर लेना, ये कहलाता है पुनः चक्रणीय अवशिष्ट पदार्थ। प्लास्टिक के अवशेष का निपटारण कैसे होता है? आप सबको पता होगा कि प्लास्टिक अवशिष्टों के निपटारण के लिए कारगर विधि लगभग 8 साल पहले बेंगलोर में प्लास्टिक बोरियों के उत्पादन अहमद खान के द्वारा खोजी गई। आपको पता होगा ना, अभी जैसे प्लास्टिक का बोरा आता है ना, जिसमें चावल आता है, जब डीएपी, पोटास, यूरिया सब का बोरा आता है ना, आप देखें ना प्लास्टिक का बोरा रहता है। तो प्लास्टिक का बोरा भी कैसे, जैसे आप लोग जो पानी पीकर फेंक दिए और उस पानी के बोतल से भी प्लास्टिक का बोरा बनता है। अभी आप देखते हैं जितना भी खाद्य सामग्री है, चीनी हो गया, आटा हो गया, क्या रे, चावल हो गया, ये सब प्लास्टिक के बोरा में आता है। तो ये प्लास्टिक का बोरा कैसे बनता है? तो इसको बनाने के लिए बेंगलोर के एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अहमद खान। इन्होंने प्लास्टिक बोरियों का व्यापार के लगभग 2 दशकों तक काम करता रहा, मैंने 20 साल तक इन्होंने काम किया और बहुत ज़्यादा उम्रदराज लोग हैं, कितना 57 साल के ये थे। और इन्होंने क्या किया, एक बना लिया क्या जी, पॉलीब्लेड नामक महीन पाउडर तैयार किया। इस पाउडर का उपयोग सड़क बनाने में बिटुमिन के साथ मिलाकर किया जाता था। देखो, आपने जो प्लास्टिक फेंक दिया, उस प्लास्टिक से कितना लाभ है? एक तो आपको पता है कि इसको रिसाइकलिंग करके दोबारा प्लास्टिक भी बनाया जा सकता है। दूसरा बात कि आप प्लास्टिक का बोरा भी बना सकते हैं। तीसरी बात कि रोड वगैरह जो बनता है ना, उस रोड में जो आप देख रहे होंगे अलकतरा रहता है ना, जो ब्लैक टाइप का, जो गिट्टी को पकड़ के रखता है, उसमें अगर आप प्लास्टिक के पाउडर को मिला देते हैं तो आपको ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि रोड टूटेगा नहीं। पानी में भी अगर रोड भीगता रहा ना तो रोड नहीं टूटेगा। हालांकि अगर जिसमें ये जो पाउडर नहीं मिला है, उस रोड के जो ही उसमें पानी जमेगा तो रोड टूट जाएगा। अक्सर आप देखे होंगे कि रोड कहाँ टूटता है, जहाँ पानी बसता है। लेकिन अगर उस रोड में आप मिला देते हैं प्लास्टिक के इस पाउडर को, तो कहीं ना कहीं ये जो रोड है आपका वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो है गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है
और प्लास्टिक की जो क्षमता है वो काफ़ी अधिक बढ़ गया। चलिए इसको आप उतार लीजिए, बस वही सभी बातें लिखा हुआ है कि प्लास्टिक का क्या क्या महत्व है, इसका आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। देखिए जैसे कि आपको पता है कि जब से ये आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, इसके फलस्वरूप सड़क की उम्र तो 3 गुना बढ़वे किया। जो सड़क मान लो 5 साल में टूटता हो, अब 15 साल में टूटेगा, 3 गुना ज़्यादा उसका लाइफ बढ़ गया। किसके वजह से? प्लास्टिक के पाउडर मिलाने से। किसके साथ? अलकतरा के साथ में। उसके साथ साथ इस सफलता के बाद जो कचरा चुनने वाला व्यक्ति था उसकी आमदनी भी काफ़ी अधिक बढ़ गई। पहले इसको 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से मजदूरी मिलती थी, और जब से इन वस्तुओं का आविष्कार हुआ ना तो उसको 6 रुपये, समझ जाइए कितना, 10 गुना नहीं, लगभग 15-16 गुना ज़्यादा उसको जो है ना सैलरी मिलना शुरू हो गया। अगर एक मजदूर दिन भर में 500 रुपया कमाता था तो समझ लीजिए कि 5000 अगर दिन भर में कचरा चुनेगा तो उसको मिलना शुरू हो गया। तो कहीं अभी भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग कचरा बीनते रहता है पूरा का पूरा, तो जो प्लास्टिक वाला जो कचरा बीनता उसको भी कहीं ना कहीं से लाभ हो गया। पहले एक बार इस प्लास्टिक का उपयोग करके हम लोग फेंक देते थे, लेकिन अब क्या है कि इस प्लास्टिक को कहीं भी आप देखिएगा प्लास्टिक नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग उसको चुनते रहता है और चुन करके उसको बेचता है, क्योंकि इसकी कीमत जो है ना 6 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो कहता है ना अब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या किए, कचरा से आपदा में अवसर ढूंढ लिए। जो कचरा हम लोग के प्रकृति में नुकसान पहुंचाता था, आजकल हम उस कचरा को चुन चुन करके उसे मानव उपयोगी वस्तुएं बना ली हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो आज हम लोग 8वां वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका जो यहाँ से 9वां वीडियो होगा वो हम लोग शुरू करेंगे अब अस्पताल के अपशिष्ट निपटारण से। यानी अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हॉस्पिटल वगैरह में भी बहुत सारा कचरा होता है जिसको हम लोग कैसे निपटारा करेंगे, समझे ना। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं रखने देते हैं। हम जल्द मिलेंगे आपसे 9वें वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा कर पढ़िए।